हेलो फ्रेंड्स, ये वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी फर्म की अगर हम या कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो उसमें दो चीज़ होती हैं, एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटी होती हैं। एसेट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स किनको बोलते हैं? ऐसे एसेट्स जो कि लंबे समय के लिए कंपनी के साथ रहते हैं, मोर देन 1 ईयर्स मानते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि लेस देन 1 ईयर का ड्यूरेशन जिनका होता है, उनको शॉर्ट टर्म एसेट्स बोला जाता है। कंपनी ने कोई प्लांट या मशीनरी परचेज किया तो वो तो तुरंत उसको बेचते नहीं। ऐसे एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स में जैसे कंपनी के पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो भी कंपनी के एसेट्स हैं, बट वो इन्वेंट्री क्या होगी, कुछ दिनों में फिनिश गुड बन जाएगी। तो ऐसे एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। तो उसके बारे में और हम लोग आगे भी समझेंगे। अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब ये एसेट्स कुछ भी बनाना है कंपनी को, उसके लिए फाइनेंसिस की जरूरत होती है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि लंबे समय के लिए कंपनी को अवेलेबल हो। जो इसने भी वो फाइनेंस दिया हो वो तुरंत रिपेमेंट के लिए नहीं आए, शॉर्ट टर्म में नहीं आए, इसको भी मोर देन 1 ईयर्स का रिपेमेंट 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी हो, बट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए नहीं हो। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो भी फाइनेंसिंग हुई है उसको रीपेमेंट लेस देन 1 ईयर्स का मानते हैं, तो वैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलते हैं। कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं स्पॉन्टेनियस या सेल्फ एडजस्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये भी बेसिकली शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, बट इसमें होता क्या है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं। इसमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगते कंपनी के। तो जो भी फर्म है या कंपनी है, उसने मान लीजिए किसी रॉ मटेरियल प्रिक्योर किया, और रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट में जिससे भी उसने प्रिक्योर किया उसके साथ उसका एक एग्रीमेंट हो गया था कि भाई 30 डे का या 60 डेज का उसको क्रेडिट पीरियड मिलेगा। तो उसके पास 30 डेज या 60 डेज का फाइनेंसिंग अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, उसमें उसको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। वो जब भी प्रिक्योर करेगा वो ऑटोमेटिकली उसके प्रिक्योरमेंट में इनबिल्ट रहेगा। तो ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को शॉर्ट टर्म के अंतर्गत स्पॉन्टेनियस या सेल्फ एडजस्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को, इसका मैनेजमेंट को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल बेसिकली शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस या शॉर्ट टर्म एसेट्स को ही हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को वर्किंग कैपिटल नहीं बोला जाता। वर्किंग कैपिटल टर्म शॉर्ट टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए ही यूज करते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या है कि भाई ये जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है या शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, अब शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं ये बेसिकली रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं होते। रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि फर्म के लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, उनसे ही रेवेन्यू जनरेट होता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स मान लीजिए कि जैसे हमने बताया इन्वेंट्री से कोई रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं करती कोई भी कंपनी। इन्वेंट्री का काम बेसिकली क्या होता है कि वो इसलिए रिक्वायर होती है कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारा चीज जो साइकिल है डिस्टर्ब ना हो। अगर इन्वेंट्री कम है तो कल को ये प्रोसेस में दिक्कत आएगी और फिनिश गुड खत्म हो जाने का या आउट ऑफ स्टॉक आउट का चांसेस भी रहता है। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं होने से मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग, जैसे मैंने बताया कोई रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं होता, तो बहुत ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर आप बहुत कम है, अब लाइबिलिटीज की बात करें, लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बहुत कम है, माने सोर्स ऑफ फाइनेंसेस है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा किसी भी फर्म को? अगर सोर्स ऑफ फाइनेंसेस नहीं है तो उसके पास चांसेस होगा, ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जब उसकी ऑब्लिगेशन पूरी करने का टाइम आए तो उसके पास पैसे ही ना हो। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा
लायबिलिटीज कम होने के कंडीशन में टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कंडीशन आ जाएगी, कि जिस कंडीशन में फर्म इस कंडीशन में नहीं होगी कि जब उसकी ड्यूज आए, शॉर्ट टर्म ड्यूज रीपेमेंट के, तो उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उससे उसकी गुडविल खराब होती है, मार्केट में रेपुटेशन खराब होती है। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। तो कोई भी फर्म या कंपनी ऐसी सिचुएशन भी पसंद नहीं करती, इसलिए अंडर कैपिटलाइजेशन भी ठीक नहीं है। बेस्ट है ऑप्टिमली कैपिटलाइज, सही करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का सही तालमेल, जिससे फर्म को जब जरूरत हो उसके पास प्रॉपर करंट एसेट भी हो, बहुत ज्यादा करंट एसेट नहीं हो, ओवर कैपिटलाइजेशन ना हो, करंट लायबिलिटीज भी बराबर हो, ऐसी सिचुएशन भी ना आए कंपनी को जब पेमेंट करना तो उसका पैसे ही नहीं हो। तो वर्किंग कैपिटल में दो शब्द आते हैं, कहता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक आता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जैसे कि आपको नाम से पता चला, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माने टोटल वर्किंग कैपिटल, इसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी सब कुछ आता है। ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है नेट वर्किंग कैपिटल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस का पैरामीटर है वो नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप समझ सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब करंट एसेट कंपनी के पास ज्यादा है, तभी जब उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस की तो एक पॉजिटिव फिगर आया। अगर ये पॉजिटिव फिगर आ रहा है इसका मतलब करंट लायबिलिटीज कम है, करंट एसेट ज्यादा है। इसका मतलब जो बैलेंस फिगर है नेट वर्किंग कैपिटल जो आ रहा है पॉजिटिव में, ये कहीं ना कहीं फाइनेंस्ड हो रहा है लॉन्ग टर्म फंड से। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, वर्किंग कैपिटल की जब भी स्टडी करें तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म की स्टडी करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा। उसमें एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है, इन्वेंट्रीज आती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश बनती है। सर्विस इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल का स्कोप नहीं है तो थोड़ा कम होता है। तो इसलिए हम लोग वर्किंग कैपिटल जब भी स्टडी करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कंपनी के रेफरेंस में करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको नेट वर्किंग कैपिटल का होता है कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म सोर्स, कितना वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस हुआ, ये होता है नेट वर्किंग कैपिटल। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि वो बताता है कि अल्टीमेटली किसी भी फर्म के पास कितना करंट एसेट है और कितनी करंट लायबिलिटी है, और कितनी करंट एसेट उस करंट लायबिलिटी से फाइनेंस हो रही है, रेस्ट वो लॉन्ग टर्म फंड से आ रही है। अब लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंसिंग हो रही है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फंड्स का कॉस्ट ज्यादा होता है। कोई भी आदमी लंबे समय के लिए पैसा देगा तो कॉस्ट ज्यादा होगा। हमारे कंट्री में या ओवरऑल वर्ल्ड में भी टर्म स्ट्रक्चर होता है इंटरेस्ट रेट का, जितना टर्म ज्यादा होगा उतना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। 1991 के पहले सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था, बट 1991 के बाद लिबरलाइजेशन होने के बाद ये सिनेरियो चेंज हो गया, और अक्रॉस द ग्लोब यही सिनेरियो है कि जितना ज्यादा दिन के लिए आप फाइनेंसिंग लेंगे, उतने ज्यादा टर्म के लिए लेंगे, उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आप शॉर्ट टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस से फाइनेंस करें। तो बेसिकली कहता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फाइनेंस होना चाहिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, जैसे मैंने बताया टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की वजह से, और लॉन्ग टर्म सोर्सेस को लॉन्ग टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से। वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, मैंने आपको बताया इन्वेंट्री कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, अपार्ट फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा अगर फर्म चाहे सोचे तो सन्ड्री डेटर्स से रेवेन्यू मिलता है, तो वो भी बेसिकली वही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, क्योंकि डेटर्स तुरंत पैसा नहीं देते, डिलेड पेमेंट होता है, तो इसलिए कुछ उसमें इंटरेस्ट लोडिंग हो तो हो, अदरवाइज मतलब एज अ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट उसको नहीं माना जाता, बल्कि ये वर्किंग कैपिटल के जो एसेट्स होते हैं उनको एज अ कॉस्ट, जैसे इन्वेंट्री भी एज अ कॉस्ट होती है। सन्ड्री डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल में हम लोग अलग से देखेंगे। इसमें बेसिकली सेशन में हम लोग वर्किंग कैपिटल पे ही बेसिकली ध्यान देंगे। बाकी जो वर्किंग कैपिटल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड ऑल, वो सब अलग से देखेंगे वीडियो में। इसमें हम लोग बेसिकली एक ओवरऑल कंसेप्ट समझेंगे वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली इतना होना चाहिए जितना की जरूरत हो, जस्ट इन टाइम कंसेप्ट होता है। मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, जितना मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड होगी, ऑप्टिमल लेवल उतना ही होगा तो बेस्ट होता है। अब वर्किंग कैपिटल में जो अप्रोच है, अप्रोच में क्या होता है, अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल में बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं। एक है कंजर्वेटिव अप्रोच, एक है एग्रेसिव अप्रोच, एक है हेजिंग अप्रोच। अब ये कंजर्वेटिव
एग्रेसिव और हेजिंग अप्रोच में क्या, इट्स ऑल अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऐसे समझिए कि कंजर्वेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है सर, कंजर्वेटिव सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये होता है कि कंपनी ये समझती है कि भाई मेरे को टेक्निकल इंसॉल्वेंसी नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा काम नहीं करना, भले ही मेरा कॉस्ट बढ़े, भले ही मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो, मुझे कम मिले, बट आई वांट लिक्विडिटी, मुझे लिक्विडिटी चाहिए, जब भी जरूरत हो तो पेमेंट के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो क्या होता है कि करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स जो भी हैं उनको फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म फंड्स यूज करती है कंपनी। तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, बट लिक्विडिटी सफिशिएंट रहेगी उसके पास। नेट वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का कुछ फिगर आएगा पॉजिटिव, जो फिगर पॉजिटिव आता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल अगर है पॉजिटिव, इसका मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस हो रही है। और कंजर्वेटिव अप्रोच में हमने बताया कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से फाइनेंसिंग होती है। इसके विपरीत होता है एग्रेसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें कि फर्म ये मानती है मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, मैं अपने करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से ही फुलफिल करूंगी और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं यूज करेंगे। तो उसमें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी तो हाई होती है बट लिक्विडिटी की क्राइसिस का चांसेस रहता है, कॉस्ट कम रहेगी क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यूज की गई है। इन दोनों का मिक्स होता है हेजिंग या मैचिंग अप्रोच। इसमें क्या होता है, फर्म ये सोच एनालिसिस करती है कि ऐसे कौन से करंट एसेट्स हैं जो हमारे पास रेगुलर रहे, जिसमें चेंजेस कम हो रहे हैं, तो वैसे एसेट्स को कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि उसको मान लेती कि तो हमारे पास परमानेंट रहते हैं ऐसे एसेट्स, तो लॉन्ग टर्म नेचर के हो जाते हैं, वो ऐसा मान के उनको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से करती है। और बाकी जो बचे करंट एसेट्स हैं जो सीजनल नेचर के हैं, जिसमें वेरिएशंस हैं, उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस से फाइनेंसिंग करती है, करंट लायबिलिटीज से फाइनेंसिंग। तो ये एक हेजिंग अप्रोच भी है। इसके बाद हेजिंग में भी ट्रेड ऑफ अप्रोच होता है, उसको हम लोग अलग से समझेंगे, बट बेसिकली ये तीन अप्रोचेस हैं, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और हेजिंग अप्रोच। जो ट्रेड ऑफ अप्रोच है उसमें बेसिकली ऐसा करते हैं कि जो सीजनल वेरिएशंस हैं उसको अभी एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंसिंग कर लेते हैं। आप उसको भी देख लीजिएगा, कहीं वीडियोस मिल जाएंगे आपको। बट बेसिकली क्या है, जैसे जो ऐसे करंट एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म पे रह रहे हैं, उसको तो करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग किए गए, पर जो सीजनल वेरिएशंस हैं उसका भी एवरेज पार्ट वो भी लॉन्ग टर्म से कर देते हैं। तो हेजिंग में भी एक ट्रेड ऑफ हो जाता है, तो वो भी एक अप्रोच होता है। बट बेसिकली ये तीन अप्रोच है। की रेशियोज हैं करंट एसेट टू टोटल एसेट, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी भी देते हैं। ये रेशियोज बेसिकली बताते हैं कितना करंट एसेट, मतलब टोटल एसेट का कितना पार्ट करंट एसेट से फाइनेंसिंग हुआ है। तो अगर लेस है करंट एसेट तो ऑब्वियसली, क्योंकि करंट एसेट कॉस्टली होते हैं, करंट एसेट में कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे रेशियो 0.4:1 इज बेटर देन 0.5:1। हमने बताया करंट एसेट डिलीवर्स नो रिटर्न एज अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब इसके बाद हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग सिंपल बैलेंस शीट देखते हैं। ये एक सिंपल बैलेंस शीट है, इसमें आप देखिए करंट एसेट साइड और लायबिलिटी साइड है। 11,800 करोड़ का टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी है। इसका सिंपल फाइनेंसिंग ऐसे हुई है, फिक्स एसेट 8,000 करोड़ का, करंट एसेट 3,800 करोड़ का है। इसकी फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी से 3,000 करोड़ और बाकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 5,000 प्लस 3,800 करोड़, 8,800 करोड़ की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। तो इसमें अगर हम करंट एसेट टू टोटल एसेट रेशियो निकालते हैं 32.32% आता है। अब अगर हम इसका देखें कि हमको क्या रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म एसेट से 12% रेवेन्यू जनरेशन मान लें और करंट एसेट से 2% का, तो अगर हम निकालते हैं टोटल प्रॉफिट ऑन टोटल एसेट्स, तो ये आता है 2% ऑफ 3,800 प्लस 12% ऑफ 8,000
10.36 करोड़। नेट वर्किंग कैपिटल आप निकालेंगे तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 800 करोड़ का आ रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा चेंज करके देखते हैं। करंट एसेट की पोजीशन अगर वैल्यू चेंज किया गया तो क्या होता है। अभी मोर देन 10 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, 32% करंट एसेट टू टोटल एसेट का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हमने करंट एसेट बढ़ा दिया। करंट एसेट बढ़ाने से क्या होता है, देखिए कि ये परसेंटेज 37.29% हो गया करंट एसेट टू टोटल एसेट का। अब अगर हम लोग इसका प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट ऑन टोटल एसेट क्या हो गया, कम हो गया। देखिए क्योंकि करंट एसेट पे प्रॉफिट ज्यादा आ नहीं रहा, 2% का आ रहा है। अब फिक्स एसेट हो गया कम, जो प्रॉफिट जनरेटिंग एसेट से वो कम हो गए पहले से, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई। नेट वर्किंग कैपिटल हमारा ऑब्वियसली करंट एसेट बढ़ गया तो, और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। अब आप देखिए इससे क्या हुआ कि रिस्क आपका हो गया कम। रिस्क कम कैसे हो गया, रिस्क कम ऐसे हो गया क्योंकि अब आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, हमने आपको बताया था कि नेट वर्किंग कैपिटल अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब उस फर्म में फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से हो रही है। तो ऑब्वियसली इस केस में भी फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से हो रही है, तो इसलिए रिस्क आपका कम हो गया। रिस्क कम हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमने आपको दिखाया कि सेकंड सिनेरियो में 10 से कम आ गई क्योंकि करंट एसेट बढ़ गया जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग है नहीं, इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी कम हो गई। ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ क्यों गई, लिक्विडिटी बढ़ इसलिए गई कि आपके पास अब ऐसा कोई रीपेमेंट का जल्दी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास फंड अवेलेबल है, सरप्लस फंड अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी की कोई क्राइसिस नहीं है। नेट वर्किंग कैपिटल आप देख रहे हैं सेकंड केस में बढ़ गया करंट एसेट बढ़ने की वजह से। और कॉस्ट हमने आपको बताया कि ऑब्वियसली कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि रिटर्न्स है नहीं, करंट एसेट्स रेवेन्यू जनरेटिंग होते नहीं। पुराने वाले जो इसके पहले वाले सिनेरियो में था उसमें ऑब्वियसली रिस्क थोड़ा ज्यादा था क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं थी, बट प्रॉफिट भी ज्यादा था। हम शॉर्ट टर्म फंड्स यूज कर पा रहे थे, हमारे पास ऐसे नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स कम थे। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती थी, नेट वर्किंग कैपिटल आपने देखा पीछे कम था, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी उसमें आपने देखा कम थी क्योंकि हमारे पास ऐसे उसमें एसेट्स कम थे जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग थे, तो इसलिए उसकी कॉस्ट कम थी। अब करंट लायबिलिटीज के भी देख सकते हैं इस तरह से। करंट लायबिलिटी मान लीजिए वही चीज है, सिनेरियो में करंट लायबिलिटी 3000 है। करंट लायबिलिटी टू टोटल एसेट का भी आप रेशियो निकाल सकते हैं, इसमें 25.42% है। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म फंड्स हैं और हमने आपको बताया टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट का, उसमें क्या है, ये शॉर्ट टर्म फंड्स सस्ते अवेलेबल होते हैं तो 2% पे अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म फंड्स 80% पे अवेलेबल होते हैं। तो अब इसमें आप कॉस्ट देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट आपकी 2% ऑफ 3000 प्लस 0.08 मतलब 0.808 मतलब 8% ऑफ जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, शेयर कैपिटल प्लस टोटल लॉन्ग टर्म डेट 5000 प्लस 3800 8800 का 8% निकाला तो 7.64 करोड़ आया। नेट वर्किंग कैपिटल आपका 800 करोड़ आया। अब इसको भी अगर हम थोड़ा चेंज करें करंट लायबिलिटीज में तो आप देखेंगे क्या होता है। अब करंट लायबिलिटी में थोड़ी सी बढ़ा दी। करंट लायबिलिटी बढ़ाने से क्या हुआ, करंट लायबिलिटी टू टोटल एसेट का रेशियो बढ़ गया। ये बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आप क्योंकि करंट लायबिलिटीज बढ़ गई हैं तो कम कॉस्ट के फंड आपने बढ़ा दिए और हाई कॉस्ट के फंड आपने कम कर दिए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं वो कॉस्टली होते हैं, वो कम हो गए। तो जब आपने टोटल कॉस्ट कम कॉस्ट के कम फंड बढ़ा दिए तो आपका टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, 7.4 करोड़ हो गया। नेट वर्किंग कैपिटल क्योंकि करंट लायबिलिटीज बढ़ गई हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा। अब इससे क्या होगा देखिए, इस सिनेरियो में क्योंकि आपने करंट लायबिलिटीज बढ़ा दिए तो आपका रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म फंड्स बढ़ा दिए। शॉर्ट टर्म फंड्स बढ़ाने से क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स सोर्सेस बढ़ाने से कल को रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन आई तो वो रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन जल्दी आएगा, तो इसलिए आपका रिस्क है कि आप टेक्निकल इंसॉल्वेंसी जो बात की थी वो आपके पास होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के सोर्सेस कम कर दिया आपने, जिससे आपकी लिक्विडिटी बनी रहती। बट इससे क्या है कि कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट आपने देखा ऊपर 7.4 करोड़ रह गया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी ऑब्वियसली मैंने बताया क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स कम कर दिए, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। नेट वर्किंग कैपिटल आपका कम हो गया इस केस में,
पहले कंपेरिजन में, क्योंकि करंट लायबिलिटीज बढ़ा दिया आपने, कॉस्ट ऑफ द फंड भी कम हो गया। इसका विपरीत अगर इसका करंट लायबिलिटीज आपकी कम होती तो ये सिनेरियो बनता कि रिस्क कम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी, लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी। लिक्विडिटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि करंट लायबिलिटीज कम है, तो इसका मतलब ये है कि नेट वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, वो फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म सोर्स से हो रही है, तो इसलिए लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। नेट वर्किंग कैपिटल ज्यादा थी पिछले एग्जाम्पल में, आपने देखा ही, ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज्यादा मैंने आपको दिखाया कि पिछले एग्जाम्पल में ज्यादा थी। ये सिनेरियो रहता है। इसके बाद कुछ चीजें और वर्किंग कैपिटल में समझने वाली हैं कि वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट का असेसमेंट कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल असेसमेंट होता है। इसमें पूरा वर्किंग कैपिटल का एक साइकिल जो चलता है, स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स के सेल तक, इनफैक्ट डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल तक। तो इस तरह से असेसमेंट होता है। इसके अलावा एक रेशियो टू सेल्स का असेसमेंट होता है, कितना सेल्स के परसेंटेज में कितना हमको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल। जिस हिसाब से हमारा सेल्स बढ़ता है उस हिसाब से हम उसी परसेंटेज पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी एस्टिमेट कर लेते हैं। इसके अलावा एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के हिसाब से भी एस्टिमेशन कर लेते हैं। जो नीचे के दो असेसमेंट हैं ये बेसिकली जजमेंटल होते हैं, एडहॉक असेसमेंट होते हैं। बट जो ऑपरेटिंग साइकिल वाला असेसमेंट है ये इसमें पूरा कैलकुलेटिव होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल असेसमेंट को समझते हैं। तो इसमें होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ये होता है RMCP रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस WIP वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड प्लस बुक डेट पीरियड। और होता है नेट वर्किंग कैपिटल, सॉरी नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल बोलते हैं। ये एक्चुअली कैश साइकिल होता है, इसमें हम लोग अकाउंट पेबल का पीरियड माइनस कर देते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से। PDP मतलब पेमेंट डेफरल पीरियड। तो जो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसमें से अगर हम पेमेंट डेफरल पीरियड माइनस कर देंगे तो ये हमारा कैश साइकिल नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि रॉ मटेरियल, जो ये शब्द है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, इसका मतलब होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। कितना हमारे पास रॉ मटेरियल है और हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। तो जितना हमारे पास है मान लीजिए, और हम मान लीजिए 100 है और हम 20 कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब 5 डेज का हमारे पास रॉ मटेरियल 100/20। तो उससे हम लोगों को इसका पीरियड पता है कि रॉ मटेरियल कितने दिन का हमारे पास है। इस तरह पूरा साइकिल निकालते हैं कि कितने दिन का रॉ मटेरियल है, कितने दिन का हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस है, कितने दिन का फिनिश गुड है, और ये पूरी साइकिल हमारी कितने दिन की चलेगी। इसके बाद फिनिश गुड के बाद अकाउंट रिसीवेबल का पीरियड भी निकालेंगे, कितने दिन में हमको पैसा। तो क्या होता है, ये समझिए कि पूरी एक साइकिल कितने दिन में हम दोबारा तैयार हो जाएंगे कि हम फिर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर पाए। ये असेसमेंट होता है। और साल में कितनी साइकिल हो पाएंगी ये एक साइकिल से डिपेंड करेगा। फिर हम 360 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम बता पाएंगे कि हम एक साल में कितनी ऐसी ऑपरेटिंग साइकिल चला पाएंगे। जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होगी उतना ही एफिशिएंसी ज्यादा मानी जाएगी फर्म की, और फर्म की यही कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ा पाए। तो इसी तरह क्या होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वही है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कमिटेड पर डे जैसे कि ऊपर किया, तो हमको इसकी भी पीरियड मिल जाएगा। इसी तरह फिनिश गुड का एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ध्यान रखने वाली बात है, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अभी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं प्रोडक्शन का। सेलिंग प्राइस में हम उसमें क्या मार्जिन रखते हैं वो अलग चीज है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन का वैल्यूएशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। इसके बाद हम आया बुक डेट पीरियड। बुक डेट पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का ड्यूरेशन लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कितने दिन में हमको पेमेंट मिलता है। जब ये सारा ऐड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम फिर से कब तैयार हैं दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो अकाउंट रिसीवेबल के लिए एवरेज सन्ड्री डेटर्स, कितने सन्ड्री डेटर्स हमारी बुक्स में हैं, और कितना क्रेडिट सेल हम कर रहे हैं पर डे। जितना क्रेडिट सेल कर रहे हैं, कितने सन्ड्री डेटर्स, उससे पता चलता है कि हमको हमारी कितना ड्यूरेशन है अकाउंट रिसीवेबल का।
इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार क्या होता है कि आप ये भी समझिए कि जब हम कोई प्रोक्योरमेंट करते हैं तो हम भी डिले पेमेंट करते हैं, तो वो माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमने भी पेमेंट नहीं किया। हमने जो पेमेंट हमको मिलने वाला है डिलेड, उसको तो ऐड कर लिया अकाउंट रिसीवेबल को, बट जो पेमेंट हमको डिले हमने करना है तो अकाउंट पेबल का, ये ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट पेबल जो हम बोले पेमेंट डिफरल पीरियड के पार्ट, ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट पेबल, इसको हम माइनस कर देते हैं अगर ये ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से, तो हमारा आ जाता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, माने ये जो हमने बताया नेट ऑपरेटिंग साइकिल, इसमें हमने ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से अकाउंट पेबल का पीरियड माइनस कर दिया। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। तो ये दोनों चीजें से हमारा असेसमेंट हो जाता है कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितने पीरियड का है। रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग साइकिल इज एसेंशियल, जैसे बताया कि हर कंपनी ये कोशिश की मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल उसकी रहे, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा बड़े नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल के असेसमेंट में एक और चीज होती है कि वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल का भी कंसेप्ट है। वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होता है कि ये माना जाता है कि देखिए हर चीज का किसी भी फर्म में रॉ मटेरियल का अलग इंपॉर्टेंस है, इन्वेंट्री का अलग इंपॉर्टेंस है। किसी फर्म में हो सकता है अकाउंट रिसीवेबल बहुत कम हो या ना के बराबर हो, और इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस का अलग है, फिनिश गुड का अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये हो कि भाई हर जो भी सन्ड्री डेटर्स हैं या जो भी मतलब करंट एसेट्स हैं, बेसिकली हम बोले कि जो भी करंट एसेट्स हैं उनको वेट असाइन करें, उनके वेट के हिसाब से उनको हम उनकी वैल्यूएशन करें, तो वो वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल में आता है। तो वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल में बेसिकली क्या करते हैं कि हम सब चीज को वेट असाइन करते हैं, उसकी जितना जितना उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका इंपॉर्टेंस, एक तरह से आप समझ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन ज्यादा है तो उसको थोड़ा वेट ज्यादा मिलना चाहिए, इसका वैल्यूएशन कम, उसको वेट कम मिलना चाहिए। तो वेट ऑफ वर्किंग के रॉ मटेरियल में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय सेलिंग प्राइस, मान लीजिए कॉस्टली है रॉ मटेरियल तो उसका वेट ज्यादा आएगा। सब इसमें क्या है, सब कुछ सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं। सेलिंग प्राइस के कंपेरिजन में किसका क्या वेट आ रहा है, अगर रॉ मटेरियल कॉस्टली है तो उसका वेट ज्यादा आएगा, इन्वेंट्री कम कॉस्टली है तो उसका वेटेज थोड़ा कम होगा साइकिल में। वर्क इन प्रोग्रेस का भी कॉस्ट लेके सेलिंग प्राइस से लेते हैं, तो इससे क्या होता है हम सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन सबका वेट निकल आता है। फिनिश गुड का भी हमने सेलिंग प्राइस से ही कंपैरिजन किया, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड टू सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल तो सेलिंग प्राइस पे ही सेल ही होता है, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल को 1 मानते हैं, क्योंकि उसको सब सेलिंग प्राइस सब हमने सेल ही किया और सेल की वजह से ही अकाउंट रिसीवेबल बना, तो सेलिंग प्राइस डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। अकाउंट पेबल भी कॉस्ट रॉ मटेरियल खरीदने की वजह से आता है, इसलिए उसको भी हम लोग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय सेलिंग प्राइस। तो ये आप देखिए कि वेट ऑफ रॉ मटेरियल और वेट ऑफ अकाउंट पेबल भी बराबर होता है। ये 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि वेट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल 1 मानते हैं और वेट ऑफ अकाउंट पेबल एंड वेट ऑफ अकाउंट रॉ मटेरियल भी इक्वल होता है। इसके बाद देखिए इस पे आप डिटेल क्वेश्चंस आप जब आएंगे आपको कहीं मिलेगा तो आप करिएगा, क्योंकि हमारा ये बहुत बेसिक कंसेप्चुअल वीडियो है। आपको जब भी कोई क्वेश्चंस मिले या इस पे तो आप करेंगे तो आपको डिटेल इसका ज्यादा समझ में आएगा करके। बट इसमें कुछ बातें और बताने जाऊंगा, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें आपको नहीं दिया कि कुछ प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस की जिक्र है, बट कितना परसेंटेज कहाँ पे लोडिंग करना है नहीं दिया, तो वर्क इन प्रोग्रेस में 50% का लोडिंग मानते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में ये ओवरहेड्स है, डायरेक्ट ओवरहेड्स है, पावर है, पूरा यूज नहीं करते। इसका 50% लोडिंग वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दीजिए, और अगर मतलब फिनिश गुड में इसका 100% लोडिंग अगर कहीं दिया नहीं किया, अदरवाइज जैसे आपको क्वेश्चन में देता है वैसे आप डालते हैं, बट अदरवाइज अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन या कहीं भी प्रॉब्लम्स जहाँ पे आप फेस करते हैं वहां नहीं दिया, तो आप इस तरह का ये प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस को लोडिंग इस तरह से करते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग वर्किंग वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल, सिंपल वही ड्यूरेशन का जैसे फॉर्मूला था पहले, सब में आपने जो ड्यूरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ड्यूरेशन ऑफ फिनिश गुड, ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में आपने सब में वेट का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ रॉ मटेरियल में वेट ऑफ रॉ मटेरियल का, ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में वेट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ड्यूरेशन ऑफ फिनिश गुड में वेट ऑफ फिनिश गुड, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल निकल आता है। तो ये हो गया वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। इस तरह ड्यूरेशन ऑफ वेटेड कैश साइकिल निकालना है, तो बस उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, वेटेड ऑपरेटिंग साइकिल आपने निकाल दिया ड्यूरेशन का।
इसमें आपने जैसे हमने पहले अकाउंट पेबल की बात की थी ड्यूरेशन, अकाउंट पेबल के ड्यूरेशन के साथ उसका वेट भी आपने मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो आपका ड्यूरेशन ऑफ वेटेड कैश साइकिल आ जाएगा। अब इसमें वर्किंग कैपिटल में आगे थोड़ा समझ लेते हैं वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कैसे होती है। वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग बेसिकली 3 तरीके से होती है, सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल लोन, एक बिल डिस्काउंटिंग। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। सीसी लिमिट क्या होती है? जब भी कोई फर्म ऐसी लिमिट किसी बैंक के साथ ऐसा अरेंजमेंट कर ले जिसमें वो जब जितना लोन ले उतने पे ही उसको इंटरेस्ट देना हो और उसके पास एक एक्सपोजर हो जाए लिमिट का कि इतना लिमिट तक वो लोन ले सकती है। मान लीजिए एक्स अमाउंट, और एक्स अमाउंट से कम तो कभी भी ले सकती है। जब भी वो एक्स अमाउंट से कम जितना भी लेती है, वाई अमाउंट से या जेड अमाउंट लेती है जो एक्स से कम है, जितना अमाउंट लेती है उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर नहीं लेती तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसमें बैंक्स को फायदा नहीं होता। बैंक्स को ये नुकसान होता है कि बैंक को एक लिमिट असाइन कर देनी होती है उस फर्म के लिए कि जब भी वो फर्म चाहे तो फंड बैंक का लॉक हो जाता है, बट उस फंड पे बैंक को रिटर्न नहीं आता। तो बैंक्स नॉर्मली प्रेफर नहीं करती सीसी लिमिट, बट नॉर्मली विद टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन के साथ इस तरह के फैसिलिटीज बैंक देती हैं फर्म्स को। दूसरा है वर्किंग कैपिटल लोन। अगर फर्म वर्किंग कैपिटल लोन ले किसी बैंक से तो उसमें क्या है कि उसका ऑब्लिगेशन बन जाएगा रिपेमेंट का, भले वो फंड यूज हो ना यूज हो। तो फर्म्स ऐसे फंड नहीं लेना चाहती, बैंकर्स ऐसे ही फंड देना चाहते हैं फंड फर्म्स को। और तीसरी सुविधा ये बिल डिस्काउंटिंग की स्टार्ट हुई है। पहले नहीं थी ये, बट ये ऑफ लेट ऐसे स्टार्ट हो गया कि भाई जो भी फर्म्स को डेटर्स के अगेंस्ट में पेमेंट चाहिए, जो कि उनको 2 महीने 4 महीने बाद आना है, 3 महीने बाद आना है, तो बैंक्स क्या करते हैं उसको बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा देते हैं, जिसमें वो जो भी सेलर है उसको पेमेंट कर देते हैं अगेंस्ट दैट बिल विद डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी या उनका जो भी कॉस्ट ऑफ फंड है उसको निकाल लेते हैं थोड़ा उतने पीरियड का, और उसके बाद उसको इंस्टेंट पेमेंट करते हैं। तो उससे दोनों को फायदा है, बैंक्स को अपने फंड पे कुछ रिटर्न मिल जाता है और जो सेलर है उसको इंस्टेंट मनी मिल जाता है। तो इस तरह की सुविधाएं हो जाती हैं बिल डिस्काउंटिंग की। वर्किंग कैपिटल पे इतना ही। बाकी हम लोग वर्किंग कैपिटल के अदर एसेट्स जो हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे अलग अलग समझेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ समझ नहीं आया जिसमें बात हुआ, तो इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार में थोड़ा बहुत कहीं कुछ समझ में नहीं आता कई बार। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे उसको डालिए, मैं उसको जरूर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।